गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एशिया नीतिमंड दिस चंचल कुलदीप। तो हमने जो सेल बायोलॉजी है उसमें अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? उसमें अभी तक हमने जो सेल वॉल कंप्लीट किया और सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट कर दिया है। अब देखो यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन तक मैंने आपको बहुत ही अलग अलग चैप्टरों की चीज़ें आपको इंक्लूड करवाई। जैसे कि डिफरेंस में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, प्रोकैरियोटिक के जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें डिफरेंस बहुत ही आपको करवाया मैंने। लेकिन अब जो आगे की हमारी जो सीक्वेंस रहेगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो आगे की सीक्वेंस रहेगी हमारी सीक्वेंस क्या क्या पढ़ना है हमको। पहले तो सेल वॉल खत्म हो गई, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गई। अब हमको पढ़ने क्या, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने। तो पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, सेल ऑर्गेनल्स वो जिनमें पाई जाती है दोहरी झिल्ली। जिनमें दो झिल्लियां पाई जाती है कौन कौन से, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद में वो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ एकल झिल्ली होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ऐसे ये सेल ऑर्गेनल जिनमें एकल झिल्ली पाई जाती है। और उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे किसको, न्यूक्लियस को देखेंगे। अब ये जो अगला वाला जो हमारा पोर्शन रहेगा, इसको हमको ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर के पढ़ना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इतना ही पढ़ाऊंगा जहां पर जितना आपको एनसीईआरटी में इंक्लूड करवा रखा है। उसका एक रीजन है, देखो वैसे तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पूरा का पूरा डिटेल में हमको कहां पर पढ़ना होता है कि जो प्लांट रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, प्लांट जो रेस्पिरेशन, प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर आएगा प्लांट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट या सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो फिजियोलॉजी होती है, कैसे वहां पर लिंक रिएक्शन चलती है, कैसे ग्लाइकोलिसिस चलता है, कैसे क्रेब्स साइकिल चलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, तो वहां पर पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की फिजियोलॉजी के बारे में आपको डिटेल स्टडी करवाई जाती है। तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं करूंगा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पाया जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पाया जाएगा। मैं आपको लिखवा तो दूंगा लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जो चैप्टर है वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा अलग से तो वहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर तो आपको सिर्फ क्या करवाऊंगा, मैं स्ट्रक्चर की स्टडी करवाऊंगा जो एनसीईआरटी में इंक्लूड कर रखा है। और फिर वैसे ही जैसे क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो उसकी भी यही सीक्वेंस रहेगी, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में सिर्फ डिटेल में कहाँ पर पढ़ाया जाता है, फोटोसिंथेसिस जो वाला चैप्टर है वहाँ पर डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी की जाती है, थाइलाकोइड के बारे में, दबे हुए पार्ट, उभरे हुए पार्ट, सबका सब, ठीक है। तो इन से दोनों सेल ऑर्गेनल्स को हमको क्या करना है, एक ब्रीफ एनसीईआरटी का क्या करना है, थोड़ा सा एक आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है, सीधा सा मतलब ये। और उसके बाद में जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, उनमें तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बाई चांस आता है, तो उसको तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये आई कि हमको जो आगे वाले जो सेल ऑर्गेनल है उनको क्या करना है, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस रखना है। अब न्यूक्लियस की जहां पर बात आएगी तो न्यूक्लियस पर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना जरूरी भी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा टॉपिक है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग में 2 कोशिकांग आते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो मैं आपको एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं कि इन दोनों को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों बोला जाता है। अब मैं शुरू में ही आपको नहीं बताऊंगा कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों बोला जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खत्म करेंगे तब इस शब्द का ऑटोमेटिक आपको मीन समझ आने लगा कि अर्धस्वायत्त कोशिका क्यों बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो पहला अर्धस्वायत्त कोशिका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा जैसे इसका माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, इसकी स्टडी किसने की, उसकी जो है खोज किसने की, ये सब नीट में नहीं पूछा जाता। तो आपको ना तो पढ़ना है और ना मैं आपको वो लिखाऊंगा। तो देखो पहला जो पॉइंट लिख रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए एक विशेष अभिरंजन से क्या करना पड़ता है, अभिरंजित किया जाता है। अगर हम अभिरंजन से अभिरंजित नहीं करेंगे तो ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब ये अभिरंजन क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सेल या उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उनको क्या कर देते हैं, रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम कौन सा
अभिरंजन यूज करेंगे जीनस ग्रीन बी। कौन सा? जीनस ग्रीन बी। माइटोकॉन्ड्रिया पर डालेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो जाएगा? रंगीन, रंगहीन नहीं, रंगीन हो जाएगा। और इस कारण से हम सिर्फ किसको देख पाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। वैसे तो ये जो लाइन है मैं एनसीईआरटी की लिख रहा हूं, लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी में बहुत ही टिपिकली लिख रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या उसको थोड़ा सा इजी करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में, एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसे सूक्ष्म दर्शी से देखने के लिए एक विशेष अभिरंजन से अभिरंजित किया जाता है। मैंने आपको बोल करके बता दिया कि वो अभिरंजन कौन है? जीनस ग्रीन बी। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। अगला जो पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? शक्ति गृह। कोशिका का क्या बोला जाता है? शक्ति गृह कहा जाता है, या इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस, या इसी का एक और नाम है एटीपी मिल या बिजली घर। ये सब के सब किसके नाम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है। अब ये नाम क्यों पड़े? जैसे एटीपी मिल नाम पड़ा, शक्ति गृह नाम पड़ा, तो यहाँ पर इनसे ओवरऑल ये जो सब सारे के सारे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनसे एक शब्द निकल कर आ गया ऊर्जा। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस कौन सी चलती है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और आपको तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि जो एनर्जी हमारे शरीर में एनर्जी का हम यूज करते हैं वो किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर किसका यूज किया जाता है? एटीपी का यूज किया जाता है। वो एटीपी बन कहां पर रही है? एटीपी बनती कहां पर है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस प्रोसेस के दौरान बनती है? वो वायवीय श्वसन के दौरान बनती है। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया के नाम क्या क्या है? जैसे कि पावर हाउस बोल दिया, एटीपी मिल बोल दिया, बिजली घर, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन के दौरान एटीपी का उत्पादन होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अगला जो देखो पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया आकार, आकृति और संख्या में क्या दर्शाता है? भिन्नता दर्शाता है। अलग अलग सेल में, अलग अलग जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अलग हो सकता है, आकृति भी उसकी अलग हो सकती है, और संख्या तो उसकी अलग होती है। बहुत ही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संख्या वाला। तो देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया आकार, आकृति और संख्या में क्या दर्शाता है? भिन्नता। इसी आकृति तो कैसी होती है इसकी? बेलनाकार और प्यालेनुमा। एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा ना आपके नीचे, वो येलो येलो कलर का ऐसा डायग्राम, तो वो कैसा दिख रहा है? बेलन के जैसे दिख रहा है। तो आकृति कैसी है इसकी? बेलनाकार और प्यालेनुमा। लंबाई की बात करें तो, सॉरी आकार की बात करें तो देखो आकार में दो चीजें आती है, एक तो लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो लंबाई तो कितनी होती है इसकी? 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। लंबाई कितनी? 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डेटा है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई होती है इसकी 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर। अब एवरेज कितनी हो सकती है? एनसीईआरटी में लिख रखा है ये औसतन। देखो वैसे चौड़ाई कितनी हो सकती है? 0.2 से 1 माइक्रो, अलग अलग सेल में। लेकिन औसत बात करें एवरेज, तो एवरेज कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये तो याद रखने वाले पॉइंट है। अगली जो बात है संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है संख्या। और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट में आपके सामने बताने जा रहा हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है, उससे पहले मैं आपको चीज बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एटीपी का निर्माण करना या ऊर्जा का उत्पादन करना। अब ऐसे अंग या ऐसी कोशिकाएं जो कार्य के रूप से फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उनको एटीपी की या ऊर्जा की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और ऐसी कोशिका जो फिजियोलॉजिकली कम एक्टिव होती है, मतलब क्या करती है? काम कम करती है, उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। मतलब ऊर्जा का जो उसको आवश्यकता है उसकी वो भी क्या होगी? कम होगी। अब जिसको ऊर्जा की आवश्यकता है उन कोशिका में क्या बढ़ाना पड़ेगा हमको? उन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। और जिन कोशिका को ऑलरेडी ऊर्जा की कम आवश्यकता है उन कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऑलरेडी क्या होगी? कम होगी। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड किस पर कर रही है? सेल की कार्य की क्षमता पर, मतलब उसकी कार्य क्षमता पर डिपेंड कर रही है। अगर उसकी कार्य क्षमता अगर उसकी ज्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, तभी तो उसमें ज्यादा एटीपी का निर्माण हो पाएगा, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी। और ऐसी कोशिका जो कार्य के रूप से क्या होती है? कम एक्टिव होती है,
उससे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम। तो वैसे तो जैसे कि अलग अलग नाम लिखा देता था इसमें, उड़न पेशियों में ये, मानव की वो पेशियां, मानव की ये ऑर्गन, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको तो मैं बोल रहा हूं ना कि यहाँ पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है कि यह सेल की कार्य की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे कि एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, कम, सॉरी ज्यादा, और प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे क्या, कम। और ये मैंने पहले आपको डिफरेंस में बता दिया कि जैसे एनिमल क्या करता है, चलता है, खाता है, पीता है, रोता है, मतलब उसका जो फंक्शन है वो ज्यादा कर रहा है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं, वो ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं, ना रोते हैं, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम। और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा। और प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होने का एक और रीजन है। क्यों? क्योंकि माइट्रो प्लांट्स में हरित लौक भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ओवरऑल क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो प्लांट्स में ऊर्जा है तो क्लोरोप्लास्ट बन रही है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी बन रही है। लेकिन एनिमल्स में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो वहां पर तो ऊर्जा सिर्फ कहां पर बनेगी, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कारण से प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, कम, और एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे क्या, ज्यादा। तो ये एनसीईआरटी कुछ स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखे। अब अगला जो मैं आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, उसमें कितने झिल्ली होती है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या डीएनए कहाँ पर होता है। तो देखो मैं आपको जो डायग्राम बना रहा हूँ वो समझाने के लिए एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आए। एक्चुअल डायग्राम नहीं है, एक्चुअल डायग्राम तो जो आपके एनसीईआरटी में बना रखा है वैसा होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए उसको ईजी करके बना रहा हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कितनी झिल्ली पाई जाती है, 2 झिल्ली पाई जाती है। आप पहले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, 2 झिल्ली युक्त। तो ये पहली झिल्ली, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी वाली जो है इसके अंदर ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे अंतर्वलन बना करके किसका निर्माण करती है, क्रिस्टी का निर्माण। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। लेकिन देखो इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ ऐसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध बना रही है उन संरचना को बोला जाता है क्या, क्रिस्टी बोला जाता है इनको। ये जो प्रवर्ध अंदर की तरफ बना रही है ना ये, इनको बोला जाता है क्या, क्रिस्टी। ये वाले अंगुलीनुमा प्रवर्ध, इनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। किसके निर्माण से बनते हैं, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या बनाती है, फोल्ड्स बनाती है, जिनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। अब देखो एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक खाली स्पेस नजर आ रहा है जिसको बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये वाला जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको दिख रहा है इसका नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है, ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव भरा होता है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। देखो इनर मेम्ब्रेन किसको घेर रही है, मैट्रिक्स को। आउटर मेम्ब्रेन किसको घेर रही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस को घेर रही है। तो ये तो दोनों झिल्लियों की बात हुई। अब आगे बात करें हम कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का डीएनए पाया जाता है। लेकिन वो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एम्प्टी डीएनए भी बोल सकते हैं इसको, एम्प्टी डीएनए। किसके समान होता है, प्रोकैरियोट्स के डीएनए के समान होता है। और इनके मैट्रिक्स में और क्या देखने मिलेगा आपको, ये ऐसे 17 राइबोसोम जो क्या करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण। तो ये वाले क्या है, 17 राइबोसोम, ये वाले 17 राइबोसोम है। तो खुद का डीएनए देखने मिल रहा है, 17 राइबोसोम देखने मिल रहे हैं। देखो
डीएनए के पास तो प्रोटीन बनाने की सूचना है, और 70 राइबोसोम क्या करेगा, एमआरएनए से जुड़ करके क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये इनके मैट्रिक्स में दो चीजें पाई जाती है। एक चीज और है कि ये जो ये जो अंगुलिनिमा, ये जो प्रवर्ध है, ये जो क्रिस्टी है, इन पर ऐसी संरचना पाई जाती है ऐसे, जिनको बोला जाता है ऑक्सीसोम। तो ये क्या है, ऑक्सीसोम। अभी आ रहा है कि ये ऑक्सीसोम क्या है, ये कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो रिजिड कोशिकांग है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, पेरिप्लाज्म स्पेस पाया जाता है। और अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स, इसमें क्या पाया जाता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70 राइबोसोम। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर जो फोल्ड पाए जाते हैं, क्रिस्टी, एक वचन को क्या बोला जाता है, क्रिस्टा, सभी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। तो उस पर क्या लगे रहते हैं, ऑक्सीसोम लगे रहते हैं, जो कि क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल के बाद में जो आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, उसमें क्या होता है, ये पांचवा कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीसोम। ये पांचवा कॉम्प्लेक्स बीच में कहां पर आ गया, ये पांचवा कॉम्प्लेक्स जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए तो मैं आपको अदर चीजें जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करे वो आपको मैं बता नहीं रहा, सिर्फ फोकस किस पर डाल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी पर। तो ये डायग्राम है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आप ये सबका सब नोट कर लो, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ मैं आपको और बातें करता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं। तो आप, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसको नोट करो। तो आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां, दो जलीय कोष्ठकों, दो जलीय कोष्ठकों, ये तो दिख रहा है, दिख रहा है, दो जलीय कोष्ठकों को घेरती है। ठीक है, अब देखो एक तो क्या है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल करके बता देता हूं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां, दो जलीय कोष्ठकों को घेरती है। देखो वो कौन कौन सी झिल्ली है, एक झिल्ली तो कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक का नाम है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन तो किसको घेर रही है, ये घेर रही है पीएमएस को, पीएमएस का मतलब पेरिप्लाज्मिक स्पेस को घेरती है, पीएमएस को घेरती है। और देखो अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो कैसी होती है, सतत होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या बनाती है, अंगुलीनुमा प्रवर्त बनाती है, जिनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, सतत, सतत होती है। और ये जो है ये क्या होती है, पारगम्यता इसकी क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है इसकी, ज्यादा। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को घेरती है, जिसमें जो कि समांगी प्रकृति का पदार्थ मैट्रिक्स को घेरती है। और यह सतत नहीं होती,
बल्कि क्या होती है, अंदर की तरफ क्या बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। ये अंदर की तरफ क्या बनाती है, प्रवर्ध। ये है मैट्रिक्स की तरफ। अंतर्वलन, अंतर्वलन बनाती है, जिन्हें क्रिस्टी, एक वचन क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टा कहा जाता है, क्रिस्टिया क्रिस्टा कहा जाता है। और इसकी पारगम्यता क्या होगी, पारगम्यता इसका क्या होगी, तुलनात्मक रूप से ये कम पारगम्य है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन या जो क्रिस्टी उस पर क्या जो लगे रहते हैं, ऑक्सीसोम लगे रहते हैं क्रिस्टी पर। ऑक्सीसोम जुड़े रहते हैं, क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, आउटर मेम्ब्रेन की बात हुई और ये इनर मेम्ब्रेन की बात हुई। अब देखो एक शब्द सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम है ऑक्सीसोम। क्या निकल के आ रही है संरचना जिसका नाम है ऑक्सीसोम। अब ये जो ऑक्सीसोम है ये क्या होता है, देखो ऑक्सीसोम में इधर आपको समझा रहा हूं कि ये जो है, ये मैंने क्या बनाई, ये मैंने देखो, ये जैसे मान लो कि ये क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था, ये इसकी क्या थी ऐसे इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन वहां पर बनाई है। अब आपको ये जो दोहरी झिल्ली नजर आ रही है, दोनों ही सिर्फ एक ही मैंने इसको बढ़ा करके आपके सामने दिखाए। तो ये तो क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या होगा, PMS, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अंदर की तरफ क्या होगा, मैट्रिक्स। लेकिन इसमें क्या होता है, दो झिल्ली से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीसोम। तो एक प्रोटीन, सॉरी दो प्रोटीन से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सीसोम। एक प्रोटीन तो क्या है, इस झिल्ली के अंदर धसी रहती है, बेलनाकार होती है। ठीक है, एक झिल्ली तो IMM के अंदर धसी रहती है जो बेलनाकार होती है जिसका नाम है F0। क्या नाम है इसका, F0। और जो दूसरी है, दूसरी प्रोटीन है वो मैट्रिक्स की तरफ ऐसे उभार बनाती है जिसका नाम होता है F1। तो ये वाली तो क्या है F0, ये वाली तो क्या है, ये वाली तो क्या है F0, ये वाली क्या है F0, F1। और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इनको ऑक्सीसोम बोला जाता। अब ये ऑक्सीसोम करता क्या है, ऑक्सीसोम क्या करता है कि रेस्पिरेशन के दौरान PMS में क्या इकट्ठा हो जाते हैं, प्रोटॉन इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे, प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है। प्रोटॉन प्रवणता के, या आप ज्यादा दिमाग पर जोर ना डाले, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। इधर प्रोटॉन इकट्ठा हो जाते हैं, तो जब ये प्रोटॉन प्रवणता जब टूटती है तो ये प्रोटॉन किधर से होकर के गुजरते हैं, इससे होकर के ऑक्सीसोम से होकर के गुजरते हैं ये प्रोटॉन। और जैसे प्रोटॉन होकर के गुजरेंगे F1 पार्टिकल से, तो F1 पार्टिकल क्या हो जाता है, एक्टिव, और ये ADP को किस में चेंज करवा देता है, ATP में चेंज करवा देता है। तो ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर समझाई आपको, ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर आपको समझाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लो और उसके बाद हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देखते हैं। तो मैं साइड में हट गया, आपने इसको नोट किया और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो फंक्शंस, फंक्शंस क्या क्या, फंक्शन, फंक्शन सीधा एक तो क्या है, ऑक्सीजन, ATP उत्पादन। और ये शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु ह्यूमन का स्पर्म,
उसका जो मिड पार्ट होता है उसमें पाया जाता है और क्या करता है, शुक्राणु को, पूंछ को गति प्रदान करता है। शुक्राणु की पूंछ को गति प्रदान करता है। तो ये मेन इंपोर्टेंट काम तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीसंश्लेषण या एटीपी का उत्पादन और शुक्राणु की पूंछ को गति प्रदान करना। तो यहाँ पर कंप्लीटली हमारा क्या खत्म हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा क्या करता है, एक एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको लिखने के बाद में हम आगे क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इस शॉर्ट में इतना क्यों करा रहे हो, तो इसका मैंने रीजन आपको शुरू में पहले बता दिया। आपको बस सिर्फ मेरे को फॉलो करते जाना है, आपको दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं लानी है। एक्स्ट्रा बातें जब आएगी मैं आपको ऑटोमेटिकली समझा दूंगा। समझाने के लिए मैं आपको अलग अलग बता सकता हूँ कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस सारी की सारी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में लाकर डाल दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम क्लोरोप्लास्ट। हाँ तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो अर्धस्वायत्त कोशिकांग या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है उसका नाम क्या है, लवक या प्लास्टिड। अब जो लवक है वो पादप को क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब जो लवक है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। देखो यहाँ पर एक ये क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, ये लवक होते हैं या प्लास्टिड होते हैं। अब ये जो तीसरे वाला है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसको तो हमको डिटेल में पढ़ना ही है, डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ना है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें चलेगी। और आगे जो मुख्यतः हम प्लास्टिड पढ़ते हैं या जो लवक पढ़ते हैं या छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं वो कौन सा पढ़ते आ रहे हैं, हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इसके अलावा 2 और लवक या प्लास्टिड होते हैं जिनका नाम है, एक का तो नाम है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। तो देखिए पहला जो ल्यूकोप्लास्ट है या अवर्णी जो लवक है, नाम से पता चल रहा है अवर्णी, मतलब ये इसमें वर्णक प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब वर्णक प्रेजेंट नहीं होंगे। वर्णक क्या होते हैं, जो रंग प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसमें जब वर्णक ही नहीं होंगे तो ये कैसा होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, तो पहले देखो ये विभिन्न आकार व आकृति के होते हैं और कैसे थे, रंगहीन होते हैं। रंगहीन क्योंकि नाम इनका क्या है, अवर्णी लवक, तो रंगहीन होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, वर्णक क्या होते हैं, एब्सेंट। तो फिर इनका काम क्या होता है, काम इनका मुख्यतः क्या होता है, भोजन का संग्रह करना। मुख्यतः काम क्या होता है इनका, भोजन का संग्रह करना। अब भोजन संग्रह करने के आधार पर ये कौन से भोजन का संग्रह किया जा रहा है, उस आधार पर फिर ये कितने टाइप के, 3 टाइप के। जैसे पहला टाइप है एमाइलोप्लास्ट, तो ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संग्रह किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू। तो जो आलू की सेल है उसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है एमाइलोप्लास्ट। तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है। अब कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सारे के सारे क्या कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन यहाँ पर संग्रह किसके रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में। और एग्जाम्पल क्या है इसका, आलू, पोटैटो। दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट है वो, एल्यूरोप्लास्ट। ये क्या करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। और कहां पर देखने मिलेगा, ये दालें, जो दाल होती है ना, दाल, जो दाल होती है उनमें क्या देखने मिलता है आपको, एल्यूरोप्लास्ट। और जो तीसरे नंबर का है उसका नाम है एलाइलोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट, एलाइलोप्लास्ट। ये क्या करता है, फैट व ऑयल का क्या करता है, संग्रह करता है। जैसे कि किस में देखने मिलता है, ये नारियल में। जो नारियल उसमें क्या होता है, तेल होता है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है, एलाइलोप्लास्ट, ये जो अवर्णी लवक पाए जाते हैं। क्लियर। अब जो दूसरा है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। अब वर्णी मतलब रंग, मतलब रंग प्रदान करेगा। अब रंग प्रदान करेगा मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे, वर्णक पाए जाएंगे। देखो ये रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और रंग प्रदान कैसे करेगा, क्योंकि इसमें रंगीन वर्णक प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है वर्णी लवक का एग्जाम्पल क्या है,
कैरोटीनॉइड्स। अब इस वर्णीय लवक के हम अलग अलग टाइप्स, जब फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको अलग अलग टाइप्स वहां पर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स। वो क्या होता है, वर्णीय लवक एक प्रकार का। अब कैरोटीनॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। जैसे कि गाजर में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, और टमाटर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है, लाइकोपीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लवक होते हैं या जो वर्णक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। लेकिन जो वर्णीय लवक होते हैं वो कैसे होते हैं, वसा में विलय होते हैं, वसा विलय लवक होते हैं। कौन सा, कैरोटीनॉइड्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछ ले कि प्लांट की किसी भी संरचना को रंग प्रदान करने का कार्य कौन सा लवक होता है, तो वो किसका लवक बोलोगे आप, क्रोमोप्लास्ट का। लेकिन जो ग्रीन रंग होता है प्लांट का, किसी पार्ट का जो हरा रंग होता है, वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होगा, वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के। तो हरे भाग को छोड़ करके जितने भी रंग होते हैं, जितने भी रंग होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण से होते हैं। हरे भाग को छोड़ करके जितने भी रंग होंगे वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होंगे। अब एक बात मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो पुष्प के जो दल होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं होते, ये कुछ विशेष प्रकार की क्या होती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, उनके वैक्यूल्स में कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनके कारण से होते हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। आपको तो इतना याद रखना है कि हरा रंग तो किनके कारण होगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण। हरे रंग को छोड़ करके जितने भी रंग होते हैं वो किनके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, हरा रंग क्रोमोप्लास्ट नहीं बल्कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो ये दोनों के प्रकार देख लिए हमने। जो तीसरा प्रकार के वो तो हम डिटेल में पढ़ने जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट कि जब ये जो लवक है तो मैच्योर सेल में, जो मैच्योर परिपक्व सेल है उनमें तो अलग अलग क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए, लेकिन तीनों बने एक ही लवक से। तो जब कोशिका विभज्योति की अवस्था में होती है तो कौन सा लवक पाया जाता है, प्रोप्लास्टिड या पूर्व लवक। फिर पूर्व लवक से आगे जाकर के तीनों के तीनों प्रकार के क्या बनते हैं, लवक बनते हैं। तो विभज्योति की अवस्था में लवक के अवस्था में देखने मिलेंगे पूर्व लवक के रूप में। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि आपने जो कच्ची केरी देखी है वो जब आम में परिवर्तित होती है तो उसका रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है। या कोई भी फल ले लो तो जब वो अपना अभी जब परिपक्व नहीं हुआ तो वो कैसा होता है, रंग में हरा होता है। लेकिन जब बाद में वो पक जाता है तब उसका रंग बदल जाता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट वर्णीय लवक में चेंज हो सकता है। देखो क्लोरोप्लास्ट साइन देगा ना इक्विलिब्रियम का, क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो रहा है, वर्णीय लवक में चेंज हो सकता है। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि पका हुआ आम वापस से हरे रंग का हो गया, या कोई भी पका हुआ फल वापस से हरे रंग का हो गया? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा होने के लिए वर्णीय लवक को किस में चेंज होना पड़ेगा, हरित लवक में। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वर्णीय लवक हरित लवक में चेंज नहीं हो सकता, बल्कि हरित लवक वर्णीय लवक में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों दोनों प्रकार के हमने क्या देख ली, लवक देख ली, ये कुछ एनसीईआरटी में लिखे हुए नोट भी देख ली। अब हम डिटेल में किसको स्टडी करने जा रहे हैं, हरित लवक को। तो वही हमारा जो पूरा का पूरा सीक्वेंस एनसीईआरटी वाला रहेगा। हरित लवक डिटेल में आपको यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, यहाँ पर आपको संरचना पढ़ाई जा रही है। फिजियोलॉजी आपको कहाँ पर पढ़ाई जाएगी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। तो आपको घबराना नहीं है, बार बार ये बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पर फोकस रखना है आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। तो जो तीसरा हमारा प्लास्टिड है, जो हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वैसे किस रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। सॉरी, हरा रंग प्रदान करता है प्लांट्स की जो कोई भी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, एक तो होता है क्लोरोफिल और एक कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल और एक कैरोटीनॉइड्स। देखो अब जब माइटोकॉन्ड्रिया और जब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा हूँ तो बार बार मैं आपको यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। तो जब
फोटोसिंथेसिस वाला जब चैप्टर आएगा, फोटोसिंथेसिस वाला जब चैप्टर आएगा तो आपको ये भी बताया जाएगा क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है। वहां पर वर्ण का एक अलग से टॉपिक आएगा, तो वहां पर हम देखेंगे क्लोरोफिल के भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ऐसे। और फिर कैरोटीनॉइड्स के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स। तो ये हमको वहां पर उस चैप्टर में डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। तो ये तो बात होगी इसकी वर्णक की, कि कौन कौन से वर्णक इसमें उपस्थित होंगे। अगली बात करें कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो अलग अलग प्लांट्स में क्या होती है इसकी आकृति अलग अलग। जैसे कुछ में कप शेप होती है, मेखला शेप हो सकती है, तारे समान, जालनुमा, सर्पिलाकार, डिस्क शेप। ये इसकी अलग अलग क्या करती है, आकृति वेरी कर सकती है। ठीक है, अब बात करें इसके आकार की। सॉरी, ये आकार है, आकार। तो देखो आकार में दो चीजें आती है, एक तो आती है लंबाई और एक आती है चौड़ाई। तो जो लंबाई है वो तो कितनी होती है, 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 2 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर। अब ये डेटा हमने 5 से लेकर के 10 बताए, तो स्टेटमेंट में ऐसे आ जाएगी लंबाई हो सकती है 7 माइक्रोमीटर। तो वो रेंज आ गई ना 5 से लेकर के 10 के बीच में। तो ये तो बात हुई आकार की। अब बात करेंगे संख्या। संख्या, तो जो संख्या है वो भी क्या करती है, वेरी कर सकती है। जैसे जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास होती है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी है। तो क्या होती है उनमें एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को मिलेगा, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट देखने को हमको मिलेगा। लेकिन जिग्नेमा में कितने देखने मिलते हैं, 2, एक सेल में कितने, 2। एंजियोस्पर्म की जो पत्ती होती है जिसको क्या बोला जाता है, मीजो, उसकी से एंजियोस्पर्म की जो पत्ती है और पत्ती की सेल को क्या बोला जाएगा मीजोफिल सेल। तो उस मीजोफिल सेल में या फिर एंजियोस्पर्म की जो लीफ होती है उसमें एक सेल में कितने होते हैं, 20 से लेकर के 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे उसकी फोटोसिंथेसिस की रेट भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो ये तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं हम आगे संरचना के बारे में। तो देखो वहां पर संरचना मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं इसका डायग्राम इधर बनाने जा रहा हूं। तो ये देखो कि ये कितनी झिल्ली युक्त है, दोहरी झिल्ली युक्त है। तो देखो ये मैंने क्या बनाई, एक झिल्ली इसकी बनाई। ये तो क्या इसकी आउटर मेम्ब्रेन। सॉरी, मैं थोड़ा इसका क्या करता हूं, बड़ा बनाता हूं। देखो ये क्या इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है, और इसके अंदर एक और झिल्ली होगी जैसे वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में थी। लेकिन डिफरेंस इतना सा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाली झिल्ली क्या बना रही थी, अंतर्वलन बनाती है, लेकिन यहाँ पर वो जो अंदर वाली झिल्ली है वो अंतरप्लन नहीं बनाती। ठीक है, ये क्या है, तो ये वाले तो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन। और दोनों झिल्ली के बीच में जो स्पेस है इसको बोला जाता है पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस। वैसे यहाँ पर क्या होगा, पीपीएस। तो जैसे मुझे शायद ये लग रहा है कि जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो दोनों झिल्लियों के बीच में शायद जो स्पेस था उसको मैंने पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोल दिया था। तो अगर बोल दिया हो तो वो क्या था एक्चुअली, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। वहां पर आप ठीक कर लेना अगर मैंने गलती से बोल दिया हो तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों झिल्लियों के बीच में क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ये जो अंदर द्रव भरा हुआ है या ये जो अंदर जो भी कुछ खाली जगह है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, या हिंदी में बोले तो पीठिका। क्या बोला जाता है इसको, पीठिका। साइड में लिख देता हूं कि ये जो क्या है वो है स्ट्रोमा। ये क्या है, स्ट्रोमा है। अब स्ट्रोमा में क्या होगा कि स्ट्रोमा में पाई जाती है थैल सिक्के की जैसी संरचना। देखो स्ट्रोमा में क्या पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, ऐसी सिक्के की जैसी है संरचना।
अब इस जो ये जो सिक्के की जैसी संरचना है इसको बोला जाता है थाइलेकोइड्स। क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड्स। अब ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे जम करके एक सिक्के के जैसा क्या बना लेते हैं? ढेर बना लेते हैं। ऐसे ढेर बहुत सारे हो सकते हैं सेल में। ये एक और बना देता हूं मैं। देखो ये जो थिक सिक्के की जैसी संरचना है इस पूरी संरचना को बोला जाएगा ग्रेना। पूरी संरचना को क्या बोला जाएगा? ग्रेनम। सॉरी, देखो एक ये जो एक सिक्के की जैसी संरचना उसको बोला जा रहा है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जम करके जो पूरी पूरी एक संरचना बनी उसको बोला जा रहा है एक संरचना। ये जो पूरी पूरी एक संरचना है उसको बोला जा रहा है ग्रेनम। क्या बोला जा रहा है? उसको ग्रेनम। लेकिन जो सारे के सभी जो सभी संरचना है उनको मिलाकर के सभी को बोला जाएगा ग्रेना। तो ग्रेनम तो क्या है? एक वचन, और ग्रेना क्या है? बहुवचन। तो ये जो आपके सामने ये मैंने बनाया है, ये जो ये संरचना बनाया है इसका नाम क्या है? ग्रेना। ग्रेनम। ग्रेनम तो क्या है? एक वचन। और ग्रेना क्या होगा? बहुवचन, प्लूरल। किससे मिलकर के बने हुए? थाइलेकोइड। एक के ऊपर एक जमा होकर। व्यवस्थित होकर। बनाते हैं। एक को क्या बोला जा रहा है? थाइलेकोइड। पूरी जो संरचना है उसको क्या बोला जा रहा है? ग्रेनम। और जो सभी है उनको क्या बोला जा रहा है? ग्रेना। ठीक है। अब ये जो सभी के सभी ग्रेना है इनको ये आपस में एक झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये देखो ऐसे ऐसे आपस में एक मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या हो रहेंगे? ऐसे जुड़े रहेंगे। तो इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लेमेली। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लेमेली। या फिर पीठिका पटलिका। पीठिका पटलिका। समझ में आया? अब यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? यहां पर प्रेजेंट रहेगा ऐसे 17 राइबोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे यहां पर क्या रहेगा? 17 राइबोसोम, ये वाले। और यहां पर इसके पास खुद का क्या रहेगा? अपना खुद का डीएनए। ऐसे खुद का डीएनए, इसको क्या बोला जाता है? सीपी। सीपी डीएनए या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, और प्रोकैरियोट्स में जैसा पाया जाता है ना वैसा ये क्या होता है? डीएनए। ठीक है। तो ये क्या थी? ओवरऑल किसकी संरचना थी? क्लोरोप्लास्ट की संरचना थी। अब इधर चलते हैं संरचना पर। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। एक तो क्या है? बाह्य झिल्ली, और एक क्या है? आंतरिक झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली किसको कवर कर रही है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस को कवर कर रही है, और उसकी पारगम्यता क्या है? ज्यादा। जबकि जो आंतरिक झिल्ली है वो किसको कवर कर रही है? स्ट्रोमा को। और जो आंतरिक झिल्ली उसकी पारगम्यता क्या है? ज्यादा। अब स्ट्रोमा में क्या क्या संरचना है वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली अच्छी तरह से समझा दिया। अब जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तब आपको एक एक लाइन अच्छी तरह से क्या आएगी? समझ में आएगी। ऐसा लिखा होगा वहां पर कि स्ट्रोमा जो होता है इसका तरल भाग होता है, उसमें क्या होता है? थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। जो थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक सिक्के के जैसे जमा होकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। एक वचन ग्रेनम और बहुवचन ग्रेना, जो कि आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? स्ट्रोमा लेमेली के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में एनसीईआरटी की लाइन में आपको अच्छी तरह से मिलेगा। अब आप इस डायग्राम से आप खुद क्या कर सकते हो? थ्योरी बना सकते हो। उसका कोई मीन तो है नहीं कि आपको सब कुछ समझ में तो आ ही रहा है। अब ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पर पूरी क्या हो गई? खत्म। और यहाँ पर हमारा क्या हो चुका? पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताऊं कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण कितने पार्ट्स में होता है? जो एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज चल रही है उसमें एक टॉपिक भी मैंने करा रखा है कि डार्क रिएक्शन, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो 2 पार्ट में होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो ऐसे ही जो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया चलती है
वो कहाँ पर चलती है, वो क्लोरोप्लास्ट में। अब पहले कौन सी रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर चलती है, वो ग्रेनाथाइलेकोइड, मतलब जो ग्रेना की झिल्ली है, और स्ट्रोमाथाइलेकोइड, स्ट्रोमा की ये जो झिल्ली है और ग्रेना की झिल्ली है, यहाँ पर क्या चलती है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से बनेगा क्या, एटीपी और NADPH2, और एटीपी और NADPH2 फिर कहाँ पर यूज होते हैं, वो डार्क रिएक्शन। वो डार्क रिएक्शन कहाँ पर चलेगी, स्ट्रोमा में चलेगी। तो ऐसे पूरा का पूरा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, जिसके आखिर में क्या बनता है, ग्लूकोज के रूप में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो ये हमने क्या देख ली पूरी पर, जो दोनों के दोनों अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। अब मैं आपको एक शुरू में मैंने बताया था कि इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों बोला जाता है। देखो अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अर्ध का मतलब क्या, आधा, स्वायत्त का मतलब स्वयं। ये दोनों जो कोशिकांग है, अपना जो खुद का काम है आधा तो कर पाते हैं, लेकिन आधे काम के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, ये न्यूक्लियस पर। कैसे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा, रेस्पिरेशन चलेगा, क्लोरोप्लास्ट में श्वसन सॉरी ये फोटोसिंथेसिस चलेगा। अब इन दोनों को चलाने के लिए एंजाइम चाहिए होंगे, प्रोटीन चाहिए होंगी। अब एंजाइम्स और प्रोटीन बन करके कहाँ से आते हैं, वो उनको बनाने की सूचना कहाँ पर होती है, डीएनए पर होती है। वैसे देखो क्लोरोप्लास्ट के खुद के पास क्या है, अपना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया खुद के पास अपना क्या है, डीएनए। प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर भी राइबोसोम है, वहां पर भी क्या था, राइबोसोम। तो यहाँ पर ये इनके साथ ऐसे अपने कुछ प्रोटीन का संश्लेषण तो कर पाते हैं, लेकिन बाकी जो बची हुई प्रोटीन है उसके लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, ये जो न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है, जो मेन जीनोमिक डीएनए होता है, उस पर क्या रहती है, डिपेंड रहते हैं। तो आधा काम खुद ने कर लिया, अगर पूरा ही कर पाते या अपना पूरी पूरी प्रोटीन का निर्माण ही कर लेते, तो उस पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कोशिका को छोड़ करके ऐसी कोई भी संरचना नहीं है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाती है, मतलब अपना स्वतंत्र सेल के बाहर अस्तित्व रख पाएगी। अगर इसके पास खुद के पूरी की पूरी प्रोटीन बना लेती, तो हमारी तो डेफिनेशन पूरी की पूरी क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो ये अपनी आधी प्रोटीन बना लेते हैं, और आधी प्रोटीन के लिए मेन जीनोमिक डीएनए पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्या हो गए, खत्म। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी आती है, इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी आती है जिसमें समझा जाता है कि ये दोनों के दोनों किससे, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, वो आपके किससे, उससे आपका कोई रिलेशन है नहीं। आपको अगर जब MSc करोगे, मैं तो चाहता हूँ कि आप MSc ना करो, आप तो क्या करो, नीट में आपका सिलेक्शन हुआ और आप MBBS करें। तो MSc जब करें तो उसमें आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पूरा पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ क्या पूछा था, NCERT रिलेटेड। और आप घबराए नहीं, जो भी मैंने यहाँ पर जो भी कुछ छोड़ दिया, NCERT यहाँ पर पूरी पूरी खत्म कर दी, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इसकी फिजियोलॉजी, वो मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप वीडियो को देख नहीं रहे हो, प्रॉपर नोट्स भी नहीं बना रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप सिंसियरली फॉलो करते रहिए। अगर आप सिंसियरली फॉलो नहीं करोगे तो आपका तो फिर क्या, मैं जो मेरे बस में मैं कर पा रहा हूँ, और आपके जो बस में आप खुद करो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।